दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बायोलॉजी का 10वां के बायोलॉजी का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 8 है एनसीईआरटी बुक का। अध्याय 8 है जीव जनन कैसे करते हैं, उसका क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। यह बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और उन्हें सुनिएगा। इससे आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक गुणों का संदेशवाहक कौन होता है? आनुवंशिक गुणों का संदेशवाहक कौन होता है? तो यह होता है डीएनए। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? एक कोशिकीय जीवों में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इनमें नए जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति दो तरीके से होती है। पहला है कोशिका विभाजन अथवा विखंडन से आप लोग देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो या तो कोशिका विभाजन अथवा विखंडन से। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि कालाजर की बीमारी किसके कारण होती है? कालाजर जो बीमारी वो मच्छर मक्खी के काटने से होता है। तो पूछा गया कि कालाजर की बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होता है लेशमेनिया। यह होता है लेशमानिया परजीवी के कारण होता है। यह होता है लेशमेनिया परजीवी के कारण होता है। यह मच्छर का प्रजाति है। जब किसी व्यक्ति को लेशमेनिया प्रजाति के अगर मच्छर काट लेता है तो उसे कालाजर की बीमारी होती है। और कालाजर में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुखार होता है। कालाजर की बीमारी में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कपकपी के साथ बुखार आती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होते हैं प्लाज्मोडियम के कारण। यह बीमारी जो है कि प्लाज्मोडियम परजीवी के काटने से होता है। भी मच्छर का ही प्रजाति है मलेरिया भी बुखार है। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी में भी इसका मुख्य लक्षण है कि व्यक्ति को कपकपी के साथ व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? स्पाइरोगाइरा में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े में खंडित हो जाते हैं। स्पाइरोगाइरा जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर
स्पाइरोगैरा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। स्पाइरोगैरा, क्वेश्चन है कि स्पाइरोगैरा में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर। अगर कोई बड़ा स्पाइरोगैरा है, अगर कोई बड़ा सा स्पाइरोगैरा है तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। फिर वह जब स्पाइरोगैरा बड़ा होगा तो फिर वह छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर वह अपना जनसंख्या में वृद्धि करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पाइरोगैरा में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन, पूर्ण जनन के द्वारा किस जीव की जनसंख्या में वृद्धि होती है? किस जीव की जनसंख्या में वृद्धि होती है? कि पुनरुद्भवन या पूर्ण जनन के द्वारा किस जीव की उत्पत्ति में या फिर जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो लिख लीजिएगा हाइड्रा। हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। तो ये होता क्या है? पूर्ण जनन या पुनरुद्भवन ये होता क्या है? जब हम हाइड्रा और प्लेनेरिया को कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी दे, जब हम प्लेनेरिया को या फिर हाइड्रा को अगर हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो यह फिर से टुकड़े जीवित हो जाएंगे और अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर लेते। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण जनन या पुनरुद्भवन के द्वारा कौन से जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है? तो वह है हाइड्रा और प्लेनेरिया। इसे हम कई भागों में काट देंगे फिर भी यह सभी स्वतंत्र जीव बन जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन से किस पौधे में वृद्धि होती है? कायिक प्रवर्धन से किस पौधे में वृद्धि होती है? तो लिख लीजिएगा गन्ना, गुलाब, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया। कायिक प्रवर्धन देखिएगा क्वेश्चन की कायिक प्रवर्धन से किस पौधों की जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो गन्ना, गुलाब और अंगूर। हम गन्ना को डायरेक्ट बीज से नहीं रोपते हैं, हम गन्ना को काट के वहाँ पर जो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि आँख रहता है, तो वहाँ पे काट के और गन्ना को हम लोग रोपते हैं। फिर गुलाब के डाली को हम काट के या फिर उसके बीज के भाग को काट के और हम पहले गुलाब को लगाते हैं। अगर उसमें जड़ निकल आता है तो नए गुलाब का पौधा बनता है। अंगूर का भी खेती इसी प्रकार होता है कि उसे काट करके और फिर उसे हम लोग नए पौधे के रूप में तैयार करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा कि पहला है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसके डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। आनुवंशिक गुणों का संदेशवाहक कौन होता है? तो वह होता है डीएनए। आनुवंशिक गुणों का, अगर आनुवंशिक गुण का मतलब होता है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है वो इसे हम आनुवंशिक कहते हैं। आनुवंशिक कहते हैं कि अगर कोई जिसके गुण माता पिता का गुण अगर बच्चों में जाता है तो वह आनुवंशिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि वह गुण माता पिता का ही हो, कलर हो, उसका देखने का तरीका हो या फिर वह देखने में हो, वह माता पिता की तरह उसके दादा हो गया, दादी हो गए, अंकल हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, लगभग उनका जो है कि रहन सहन और गुण लगभग में आ ही जाता है, तो वह आनुवंशिक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीवों में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो एक कोशिकीय जीवों में नए जीव की उत्पत्ति कोशिका विभाजन अथवा विखंडन से होता है। एक कोशिकीय, अगला क्वेश्चन में हम लिखाएंगे कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन आता है। फिर अगला क्वेश्चन, काला जर की बीमारी किस कारण से होती है? तो लिस्मेनिया मच्छर के काटने से। यह परजीवी होते हैं। दूसरे, परजीवी कहने का मतलब होता है कि जो दूसरे के जीव में, दूसरे के शरीर में रहकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। अगला है कि मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो प्लाज्मोडियम के कारण। फिर है कि स्पाइरोगैरा में नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर। अगर वह बड़ा सा स्पाइरोगैरा है तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन, पूर्ण जनन के द्वारा किस जीव की जनसंख्या में वृद्धि होती है? तो हाइड्रा और
प्लेनेरिया पुनरुद्भवन या फिर पूर्ण जनन है कि उसे हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हटा दें तो वह सभी टुकड़े आपस में फिर से बड़े होने लगते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन से किस पौधों में वृद्धि होती है? तो गन्ना, गुलाब और अंगूर में। गन्ना, गुलाब और अंगूर में, क्योंकि हम लोग इसे बीज से नहीं रोपते हैं, ना ही इसे हम जड़ से रोपते हैं, इसे सिर्फ तना को काट के, इसके गुलाब के गन्ना को तना को काट के और हम उसके बाद इसका खेती करते हैं। चलिए अब हम फिर से अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? कौन से पौधे अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? तो लिख लीजिएगा उत्तर में केला, केला हो गया, संतरा हो गया, केला, संतरा, गुलाब, गुलाब, चमेली। तो कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की कम क्षमता को खो चुके हैं? तो आंसर हो गया केला, संतरा, गुलाब और चमेली। ये जो पौधे हैं लगभग अपना अब बीज उत्पन्न नहीं करते और इनके बीज का अब उपयोग न रह गया है, इसलिए हम लोग केला को भी केला से काट के लगाते हैं, गुलाब और चमेली और संतरा को भी उसके पौधे से ही काट कर अलग करते हैं और हम उसे फिर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वैसी प्रक्रिया, आप लोग लिख सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव ही सम्मिलित होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो एकल जीव द्वारा जो जनन होता है, एकल जीव द्वारा जो जनन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि एकल जीव द्वारा जो जनन होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? तो एकल जीव द्वारा जो जनन होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही जीव का जरूरत पड़ता है, उसमें मादा और नर दोनों का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए इससे जो भी जनन होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर अगला है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि वैसे जनन आप लोग लिखिएगा कि वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे जनन आप लोग लिखिएगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लिखिएगा कि वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में लिखिएगा कि वैसे जनन जिसमें सिर्फ केवल एक जीव की जरूरत पड़ती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के जनन भाग कौन होते हैं? फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के जनन भाग कौन होते हैं? तो पुष्प में दो जनन भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर और दूसरा होता है स्त्री केसर। पुष्प के जनन भाग कौन है? तो पुष्प के दो जनन भाग है, पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर। अगला है कि एक लिंगी पौधे कौन कौन है? तो एक लिंगी पौधे के कुछ उदाहरण हैं। पपीता, आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक लिंगी पौधे के उदाहरण है? तो पहला हो गया पपीता और दूसरा हो गया तरबूज। एक लिंगी पौधे कौन है? तो पपीता और तरबूज। उसके बाद है कि उभयलिंगी पौधे कौन है? तो लिख लीजिएगा
गुड़हल, गुड़हल और सरसों हैं। एक लिंगी पौधे कौन है? तो पपीता, तरबूज। और उभयलिंगी पौधे कौन है? तो गुड़हल और सरसों। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि परागकण कौन बनाता है? फिर अगला क्वेश्चन है कि परागकण कौन बनाता है? तो परागकण पुंकेसर बनाता है। परागकण पुंकेसर बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर कौन सा जननांग है? पुंकेसर कौन सा जननांग है? तब पुंकेसर जो है कि नर जननांग है। क्या है? नर। पुंकेसर जो के है कि नर जननांग है। अगला है कि परागकण का रंग कैसा होता है? परागकण का रंग कैसा होता है? तो परागकण का सामान्यतः रंग पीला होता है। परागकण का रंग सामान्यतः पीला होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फिर से कि कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो वैसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके उन्हें हम बीज से काटकर उसके तने को काटकर और नए पौधे की उसके जीव में वृद्धि करते हैं, नए पौधे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन क्या है? तो लिखिएगा कि वैसा जनन जिसमें जनन केवल एक जीव के द्वारा होता है, उसमें जनन केवल एक जीव के द्वारा होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर अगला है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के जनन भाग कौन है? तो पुष्प के जनन भाग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसी दोनों भाग के कारण पुष्प जो है कि अपने अगले पीढ़ी को जन्म देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पौधे कौन है? तो पपीता और तरबूज। उसके बाद फिर है 14 नंबर में कि उभयलिंगी पौधे कौन है? तो उभयलिंगी पौधे हो गया गुड़हल और सरसों। फिर है 15 की परागकण कौन बनाता है? तो परागकण जो है कि पुंकेसर बनाता है। पुंकेसर कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो है कि नर जननांग है। अगला है कि परागकण का रंग कैसा होता है? या फिर ये जो है परागकण या फिर पुंकेसर का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कि कैसा होता है? पीला होता है। ये जो है कि एक लिंगी क्या है? एक लिंगी क्या है? तो आप लोग समझ लीजिएगा एक लिंगी क्या है। तो वैसे पौधे जब किसी भी पुष्प में उसमें फूल उत्पन्न करने के लिए पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से केवल एक की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। जैसे पपीता और तरबूज में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से किसी एक का जरूरत होगा, तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? एक लिंगी पौधे के श्रेणी में। तो आप लोग लिख सकते हैं कि एक लिंगी पौधे किसे कहते हैं? एक लिंगी पौधे किसे कहते हैं? तो लिखिए कि वैसे पौधे जिनमें जनन के लिए पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से केवल एक का जरूरत पड़ता है, उसे हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी पौधे कौन है? तो उभयलिंगी हो गया गुड़हल और सरसों। इसमें हो गया कि वैसे जनन जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों की आवश्यकता साथ साथ पड़ती है, उसे हम उभयलिंगी पौधे कहते हैं। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम फिर से अब अगला वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर देखिए, इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रीकेसर पुष्प में कहाँ अवस्थित होता है? स्त्रीकेसर पुष्प में कहाँ अवस्थित होता है? तो स्त्रीकेसर जो होता है पुष्प के मध्य बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है? इसका आंसर हो गया मध्य में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का मादा जनन भाग कौन होता है? पुष्प का मादा जनन भाग कौन होता है? तो वह होता है स्त्रीकेसर। मादा जनन भाग कौन होता है? तो वह होता है स्त्रीकेसर। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीकेसर के नीचे भाग कौन होता है? स्त्रीकेसर के नीचे का भाग कौन होता है? तो वह होता है अंडाशय। वह होता है अंडाशय। स्त्रीकेसर के नीचे
का भाग कौन होता है? तो वह होता है अंडाशय। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के मध्य का भाग कौन होता है? स्त्री केसर के मध्य का भाग क्या होता है? वह होता है वर्तिका। मध्य का भाग कौन होता है? वह होता है वर्तिका। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के ऊपर का भाग कौन होता है? स्त्री केसर के ऊपर का भाग कौन कहलाता है? तो यह होता है वर्तिकाग्र। यह होता है वर्तिकाग्र। तो देखिएगा, स्त्री केसर के नीचे का भाग कौन होता है? तो अंडाशय। स्त्री केसर के मध्य का भाग कौन होता है? वह होता है वर्तिका। स्त्री केसर के ऊपर का भाग कौन होता है? तो वह होता है वर्तिकाग्र। और स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जनन भाग है। यह पुष्प का मादा जनन भाग है। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है कि बीजांड कहाँ होता है? तो बीजांड जो होता है यह अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। तो लोग लिख लीजिएगा कि बीजांड कहाँ होते हैं? तो अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो अंडाशय जो है यह फल में परिवर्तित होता है। किसी भी पौधे में जो फल बनता है वह अंडाशय का ही बदला हुआ स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास बीजांड में होता है। भ्रूण का विकास जो है कि बीजांड में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में कौन सा जनन होता है? तो मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में होता है परागन। परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। मानव में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन। क्योंकि जब मानव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, जब मानव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है तो इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तभी मानव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। और हम इससे पहले भी बताएं कि जब दो मादा और नर की आवश्यकता होती है, जिस जीव के जनन में मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ केवल एक ही का या फिर मादा का या फिर नर का एक ही का ज़रूरत होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है वो हो गया लैंगिक जनन। जिसमें केवल एक का ज़रूरत पड़ता है वह हो गया अलैंगिक जनन। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के और सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ साथ आप लोग आंसर लिखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। और शुक्राणु के द्वारा ही मानव का जन्म होता है। यह पिता के लिंग से निकलता है। शुक्राणु के कारण ही बच्चे का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वह हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन निकलने का एक समय है, एक निश्चित समय होता है कि 15-16 साल की उम्र के बाद पुरुषों में यह हार्मोन का निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पुरुषों के शरीर में कई चेंज आते हैं, जैसे मूंछदाढ़ी का उगना, उनके आवाज़ का फटना। ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही संभव होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कौन करता है? तो लिख लीजिएगा कि शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा होता है। शुक्र
शुक्राणुओं का मोचन कौन करता है? तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है, शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का प्रवाह मार्ग कौन होता है? शुक्राणुओं का प्रवाह मार्ग कौन होता है? तो मूत्र मार्ग होता है। पुरुषों का जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग जो होता है उसी से ये जो शुक्राणु है, जिसे जो शुक्राणु है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है पुरुषों के मूत्र मार्ग से। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अंडाशय में, यह होता है अंडाशय में, यह होता है अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है? तो ये आंसर हो जाएगा योनि में, योनि में। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो लिखिएगा भ्रूण को जो है कि पोषण माँ के शरीर के रुधिर से मिलता है, माँ के रुधिर से मिलता है, माँ के रुधिर से मिलता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो माँ के रुधिर से। अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो 9 महीना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किसके माध्यम से मिलता है? किसके माध्यम से मिलता है? बच्चा जो जीवित रहता है वह संरचना क्या कहलाता है? जिसके माध्यम से वह भोजन ग्रहण करता है तो वह संरचना है प्लेसेंटा। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से। चलिए अब हम इसके साथ ही अगला वीडियो फिर से हम आरंभ करते हैं। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव अथवा राजोधर्म की अवधि कितनी दिन की होती है? तो आंसर लिखिएगा 2 से 8 दिन की, 2 से 8 दिन की। कि ऋतुस्राव अथवा राजोधर्म की अवधि कितनी दिन होती है? महिलाओं में होती है तो 2 से 8 दिनों की। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में कौन सा जनन होता है? ईस्ट में कौन सा जनन होता है? तो लिखिएगा इसमें अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में कौन सा जनन होता है? तो ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन कहाँ होती है? निषेचन कहाँ होती है? तो निषेचन जो है डिंब वाहिनी, निषेचन जो है कि डिंब वाहिनी नली में होती है। निषेचन कहाँ होती है? तो डिंब वाहिनी नली में। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताएं। अगला है कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताएं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? जिसमें सिर्फ अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें अलैंगिक जनन या द्विविखंडन पाया जाता है। तो लिखिएगा जीवाणु, जीवाणु हो गया, पैरामीशियम, जीवाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनस हो गया, क्लेमाइडोमोनस हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। उसके बाद युगलिना लिख लीजिएगा, युगलिना। ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। ये सभी जो है कि एक कोशिकीय जीव है और इस सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। जीवाणु, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनस हो गया, ईस्ट हो गया, युगलिना हो गया, अमीबा हो गया। ये सभी जो है कि इस सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस बीमारी किसके कारण होता है? ये सब बीमारी जो है कि सभी
लिंग हार्मोन बीमारी है। यह सभी बीमारी जो है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो ये सभी बीमारी जो है कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यूरेथाइटिस हो गया, सर्विटाइटिस हो गया, यह सब बीमारी बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु, और इसी का इंग्लिश में नाम है बैक्टीरिया। ये सभी लैंगिक जनन संचारित रोग है, एक से दूसरे में यह बीमारी सब जाता है। अगला है कि सर्विस कैंकर, हर्पिस, एड्स बीमारी किसके कारण होता है? तो यह विषाणु वायरस के कारण यह सभी बीमारी होता है। यह भी सर्विस कैंकर, हर्पिस और एड्स ये भी लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइकोमोनियसिस बीमारी किसके कारण होती है? ट्राइकोमोनियसिस बीमारी किसके कारण होता है? यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगला है कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो मासिक चक्र 28 दिनों का होता है। यह महिलाओं में होता है। स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी कितनी आयु में होती है? तो यह जो है कि 10 से 12 साल की आयु में होती है। 10 से 12 साल की आयु में होती है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करते रहें, क्योंकि बिहार बोर्ड में हम एक इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको बिहार बोर्ड में 100 के 100% यह सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। बशर्ते आप लोग अगर याद इसे करते, बढ़िया से याद करते हैं तो। और इसके बाद जब हम साइंस और आर्ट का जब वीडियो बना लेंगे उसके बाद हम बहुत ही फास्ट में मैथ का भी रिवीजन करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके नोटिफिकेशन में ज़रूर चला जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए न्यू MCC क्लास की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।